this video we'll discuss chapter number 9, life in villages and towns. Student, in this video we'll discuss about life in villages and towns. Villages में life कैसी थी, towns में life कैसी थी, इस video में हम discuss करेंगे. So student, what happened after the establishment of kingdoms and empire? Agriculture production increased a lot. Trade also increased. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया, ट्रेड भी बढ़ गया, हमें नए नए इंटरनल ओवरसीज ट्रेड रूट्स मिल गए. इंटरनल एंड ओवरसीज ट्रेड रूट्स ओपनड अप. ठीक है, हम सिर्फ इंटरनल ट्रेड नहीं कर रहे थे बच्चा, फॉरेन ट्रेड भी कर रहे थे, ओवरसीज ट्रेड भी कर रहे थे. तो बच्चा ये जो पीरियड था ये डेवलपमेंट का पीरियड था. नए नए आर्ट डेवलप कर रहे थे, क्राफ्ट डेवलप कर रहे थे. और जब आर्ट और क्राफ्ट डेवलप करता है तो बच्चा टाउन्स ग्रो करते हैं. अगर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे डिपेंड करते हैं तो मतलब आप रूरल इकोनॉमी में हैं, रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं. रूरल एरियाज़ हमेशा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे डिपेंड करेगा. पर जब आपका ट्रेड बढ़ने लगता है, भले वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, क्राफ्ट बढ़ेगा, आर्ट बढ़ेगा, तो आप लोगों के यहाँ किसकी प्लानिंग होने लगेगी बच्चा? अर्बन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग होने लग जाएगी बच्चा. रूरल इकोनॉमी से आप अर्बन इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट करने लग जाओगे. तो ये वही फेज था जब बहुत सारी रूरल इकोनॉमीज किसकी तरफ चेंज हो रही थी, या नए नए क्या बनते जा रहे थे? टाउन्स बनते जा रहे थे. अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसे बढ़ रहा था बच्चा? तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने के लिए एक ही चीज रिस्पॉन्सिबल थी, वो थी आयरन टूल. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज ड्यू टू एन इंक्रीज यूज ऑफ आयरन. आयरन का यूज किया, नए नए टूल्स बने, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बन गया. आप ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज पे मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस ले पा रहे हैं फ्रॉम द सेम लैंड. एक ही तरीके की ज़मीन पे पहले जहाँ पर हम एक ही बार भी प्रॉपर फसल नहीं ले पाते थे, अब ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है उस पर्टिकुलर एरिया की, हमको ज़्यादा प्रोड्यूस मिल रही है. इट बिकम पॉसिबल टू प्रोड्यूस मोर फ्रॉम द सेम लैंड. ऑल्सो मोर लैंड वॉज ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन. बच्चा बहुत सारे प्लेसेस पे जहाँ पर पहले फॉरेस्ट एरिया था और हमारे पास आयरन टूल्स ना होने की वजह से हम इस फॉरेस्ट एरिया को क्लियर नहीं कर पाते थे, पर अब हमारे पास एक्स का मतलब क्या होता है? कुल्हाड़ी. अब उस एक्स की हेल्प से हमने ट्रीज को कट किया और इस एरिया को भी कल्टीएबल एरिया बना दिया. इसको भी हमने एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल बना दिया. और वो किसकी वजह से हुआ? आयरन टूल की वजह से हुआ. एक्स नहीं होती हम एरिया को क्लीन नहीं कर पाते. दिस लैंड वॉज देन यूज टू प्रोड्यूस क्रॉप्स. और फिर इस लैंड के ऊपर हम क्या प्रोड्यूस करने लगे बच्चा? क्रॉप प्रोड्यूस करने लगे. सर्टेन रीजंस फॉर सॉइल वॉज हार्ड. बच्चा कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहाँ पर सॉइल बहुत हार्ड होती है, तो वहाँ पर डीप प्लगिंग करने की जरूरत होती है. तो वो वुडन प्लो के थ्रू पॉसिबल नहीं है बच्चा, उसके लिए आयरन प्लो शेयर चाहिए था. तो जब आयरन प्लो शेयर आपके पास आ गया तो आप वो सॉइल जो बहुत ज़्यादा हार्ड थी, जहाँ पर पहले प्लोइंग पॉसिबल नहीं थी, वहाँ पर भी प्लोइंग करने लगे आप. इससे क्या हुआ? मेड इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस मोर फ्रॉम सच टाइप ऑफ सॉइल. वैसी सॉइल के ऊपर भी आप एग्रीकल्चर करने लगे, आपका प्रोड्यूस बढ़ गया. द किंग्स ऑफ द पीरियड ऑल्सो एनकरेज्ड. और उस टाइम के जो किंग थे उन्होंने एनकरेज किया इरीगेशन वर्क को. बच्चा जब आप आपके क्रॉप को पानी देते हो, आप आपके एग्रीकल्चर फील्ड में पानी देते हो, तो उसको बोलते हैं इरीगेशन. ठीक है, सिंचाई, हिंदी में बोलते हैं सिंचाई करना. तो इरीगेशन वर्क के ऊपर किंग का एक मेजर फोकस था कि भैया मेरे किंगडम में इरीगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए. वो किंग्स बहुत सारे वेल्स को डक करवा देते थे, टैंक्स, कैनाल्स. कैनाल्स मतलब होता है नहरें, टैंक मतलब पॉन्ड्स, और बड़े बड़े टैंक तालाब बना देते थे. वेल्स मतलब कुएं बनवा देते थे. कंसिक्वेंटली फर्स्ट इन नॉर्थ इंडिया एंड देन इन साउथ. पहले पहले ये सारे डेवलपमेंट भले वो इरीगेशन को लेके वेल्स हो, टैंक्स हो, कैनाल्स हो, कहाँ पर हुआ? नॉर्थ इंडिया में. फिर धीरे से कहाँ पहुंचा? साउथ इंडिया में. देयर वाज ट्रेमेंडस इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप. और जैसे आपको इरीगेशन फैसिलिटी मिलने लगी बच्चा, तो आपकी क्रॉप प्रोडक्शन में ट्रेमेंडस इंक्रीज हुआ. ठीक है, आई होप दिस मच इज वेरी क्लियर टू यू. बच्चा मनी इन सर्कुलेशन की बात करें तो ये है पंच मार्क्ड कॉइन्स. देख रहे हो, ये स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप के आपको दिख रहे होंगे. ये वाला शेप रेक्टेंगुलर है तो ये स्क्वायर हो गया. इनको पंच मार्क्ड क्यों बोलते थे? इनके ऊपर कुछ ना कुछ मार्क होता था. ठीक है. एग्रीकल्चर ग्रोथ के बाद हम लोग देखेंगे ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट. आर्ट एंड क्राफ्ट ऑल्सो फ्लोरिश्ड. आर्ट और क्राफ्ट भी इस टाइम में बहुत फ्लोरिश किया, बढ़ गया. ईच विलेज हैड पॉटर. हर विलेज में एक पॉटर था, एक वीवर था. पॉटर मतलब मटकी बनाने वाला, वीवर मतलब क्लॉथ बनाने वाला, डायर्स मतलब क्लॉथ्स पे कलर करने वाला. मेटल वर्कर्स, कारपेंटर्स, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, गार्लैंड मेकर. कारपेंटर जो आपका फर्नीचर बनाता है, ब्लैक स्मिथ जो आयरन में काम करता है, गोल्ड स्मिथ जो ज्वेलरी बनाएगा, गार्लैंड मेकर मतलब माला बनाने वाला, बास्केट मेकर मतलब बास्केट बनाने वाला. तो ये सब आपको एक विलेज में इनमें से एक दो मिल जाएंगे. हर विलेज में पॉटर होगा, वीवर होगा, डायर होगा, मेटल वर्कर होगा, कारपेंटर होगा. ठीक है. लेटर वेन टाउन डेवलप. धीरे से जब टाउन डेवलप हुए, कुछ क्राफ्ट पर्सन टाउन्स की तरफ माइग्रेट कर गए. क्लॉथ वीविंग, सिल्क वीविंग, डाइंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए.
फिर कॉइन मिंटिंग हुआ, कॉइन बनाने का काम चालू हुआ। आइवरी कार्विंग एंड बीड मेकिंग। आइवरी कार्विंग क्या होता है? वो जो हाथी होता है ना, हाथी की यहाँ पर आपने देखी होगी, ये होती है उसकी ट्रंक, और ट्रंक के पास से निकले हुए होते हैं टस्क, ठीक है। तो आइवरी के ऊपर कार्विंग चालू हुई। बीड मेकिंग, मोती बनाने का काम चालू हुआ। और ये थोड़े से पॉपुलर ऑक्यूपेशन हो गए। कोई क्लॉथ बना रहा है, कोई क्लॉथ के ऊपर कलर कर रहा है, कोई कॉइन मिंट कर रहा है, कॉइन बना रहा है, कोई आइवरी के ऊपर कार्विंग कर रहा है, कोई मोतियां बना रहा है। मोती मतलब जो बीड नहीं होती मालाओं में जो होते हैं। द बीड मेकिंग इंडस्ट्री वॉज कॉन्सेंट्रेटेड इन साउथ इंडिया। और बच्चा बीड मेकिंग का काम बेसिकली कहाँ पर हुआ? साउथ इंडिया में हुआ, ठीक है। वाराणसी, मदुरई वर इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग। बनारस की साड़ी तो बच्चा आज भी फेमस है, ठीक है। तो बनारस की बनारसी साड़ी जो आज भी फेमस है, पहले भी यहाँ पर काम होता था। मदुरई की भी बहुत सारी साड़ियाँ फेमस हैं। तो वाराणसी और जो मदुरई है वो क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, इंपॉर्टेंट हो गए, जो आज भी फेमस है। जो बीड मेकिंग का काम था वो साउथ इंडिया में कॉन्सेंट्रेटेड रहा। उरायूर वॉज फेमस सेंटर फॉर डाइंग, और डाइंग क्लॉथ के ऊपर कलर करवाना है। जो कपड़े वाइट कॉटन होगा उसके ऊपर आप कलर करोगे, उसको बोलते हैं डाइंग। वो कहाँ पर होता था बच्चा? उरायूर में, ठीक है। पहले हमने देखा एग्रीकल्चर इंक्रीज, फिर क्राफ्ट, और अब देखेंगे ट्रेड। एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया तो क्राफ्ट में भी ग्रोथ हुई। देयर वॉज लॉट ऑफ सरप्लस। जब आपके पास सरप्लस था तभी आपका ध्यान लगेगा कि अपने हमारे घर को डेकोरेट भी करें, ठीक है, कुछ क्राफ्ट करें, ठीक है। पहले आपका फूड सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए। फूड सप्लाई प्रॉपर है तो आप आर्ट की तरफ, क्राफ्ट की तरफ सोचोगे। विलेज सप्लाइड दीज गुड्स टू टाउन। विलेज क्या करते थे? ये सारे गुड्स को टाउन्स में सप्लाई करते थे। दीज गुड्स वर ईदर यूज्ड बाय टाउन्समैन और दे वर सेंट टू अदर रीजन। कई बार ये गुड्स टाउन्समैन खुद यूज कर लेते थे, कई बार ये अदर रीजन में पहुंचा देते। दिस लेड टू ट्रेड, और इसी तरह ट्रेड बढ़ गया। मर्चेंट एंड ट्रेडर पार्टिसिपेटेड इन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। जितने भी मर्चेंट थे, ट्रेडर थे, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही ट्रेड में। ट्रेड लिंक्स डेवलप्ड बिटवीन। ट्रेड लिंक्स डेवलप हो गए बच्चा, कहाँ कहाँ डेवलप हो गए? ट्रेड लिंक हो गया बच्चा किस किस के बीच में? हमारे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में। ट्रेड लिंक्स डेवलप्ड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। ऑल्सो ट्रेडेड विद द रोमन एम्पायर। हम लोगों ने रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड स्टार्ट किया, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के साथ ट्रेड करने लगा, ठीक है। द ग्रेटर यूज ऑफ मनी गेव अ बूस्ट टू ट्रेड। बच्चा बार्टर एक्सचेंज की अपनी प्रॉब्लम थी कि कई बार नॉर्थ इंडिया को जिस चीज़ की ज़रूरत है साउथ इंडिया को किसी और चीज़ की ज़रूरत है। नॉर्थ इंडिया जो सप्लाई कर रहा है साउथ को नहीं चाहिए। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती थी कि ए को जो कमोडिटी चाहिए वो बी के पास है, पर बी को जो कमोडिटी चाहिए वो ए के पास नहीं है, ठीक है। सपोज करो ए को राइस चाहिए तो बी के पास राइस है, बी साउथ इंडियन है, पर बी को वीट नहीं चाहिए जो ए के पास है, वीट को पोटैटो चाहिए। अब क्या करोगे आप? तो बार्टर एक्सचेंज में ये सारी प्रॉब्लम्स होती थी। तो बार्टर एक्सचेंज की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जब मनी सर्कुलेशन में आ गई, ठीक है। किस में आ गई? मनी। द ग्रेटर यूज ऑफ मनी गेव अ बूस्ट टू ट्रेड। जैसे जैसे मनी का यूज बढ़ा ट्रेड बढ़ गया। आर्कियोलॉजिस्ट हैव अनअर्थड thousands of coin belonging to this period। इस पीरियड के बहुत सारे कॉइन्स को अनअर्थ करना मतलब जमीन के बाहर निकाला गया है ना, जो उस टाइम के थे पर दब गए थे कहीं जमीनों में। दे ऑल्सो कॉल्ड पंच मार्क्ड कॉइन। इनको क्या बोला जाता है बच्चों? पंच मार्क्ड कॉइन, ठीक है। अब आपको बताना है कि इनको पंच मार्क्ड कॉइन क्यों बोलते हैं, ठीक है। सोचो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, नहीं पता है तो फिर मुझे बताओ, मैं आपको आंसर बता दूंगी। हाउ वाज ट्रेड कैरिड आउट बिफोर इन्वेंशन ऑफ मनी? तो ये आंसर मैंने आपको दे दिया है थिंक एंड आंसर सेक्शन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे बताना है। ये क्वेश्चन का आंसर मैं दे चुकी हूँ बच्चा। जब तक मनी नहीं थी तो हम बार्टर एक्सचेंज करते थे, और बार्टर एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? कमोडिटी का एक्सचेंज। ए और बी दो पर्सन होंगे, ए की रिक्वायरमेंट बी पूरी करेगा, बी की रिक्वायरमेंट ए पूरी करेगा विद द हेल्प ऑफ कमोडिटीज। कमोडिटी का एक्सचेंज होता था, ठीक है। राइस के बदले में वीट ले लिया, वीट के बदले में पोटैटो ले लिया, पोटैटो के बदले में टमाटो ले लिया। इस तरीके से हम ट्रेड करते थे और इस ट्रेड को हम बोलते थे बार्टर एक्सचेंज, ठीक है बात। तो मनी के पहले हम कैसा ट्रेड करते थे? बार्टर एक्सचेंज। देयर आर ऑल्सो रेफरेंस। बच्चा बहुत सारे रेफरेंसेस मिलते हैं बहुत सारी ट्रेडिंग के, कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ थी। इसके बहुत सारे प्रूफ मिले हैं कि ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ थी, ट्रेड गिल्ड्स थी। अब गिल्ड का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल हु इज डूइंग ट्रेड इन द सेम कमोडिटी।
बच्चा वो लोग जो सेम क्राफ्ट सेम कमोडिटी में डील करते थे, वो लोग अपना एसोसिएशन बना लेते थे, एक ग्रुप बना लेते थे, उसको बोलते थे ट्रेड गिल्ड। ठीक, कोई बात। क्राफ्टमैन ऑल्सो फॉर्म गिल्ड, क्राफ्ट पर्सन का भी अपना गिल्ड होता था, और क्राफ्ट पर्सन का जो गिल्ड होता था उसको श्राइन्स बोलते थे। क्या? ट्रेड गिल्ड जितने भी लोग हैं जो एक ही कमोडिटी में डील करेंगे, वो अपना एक ग्रुप बना लेंगे, उसको बोलेंगे ट्रेड गिल्ड। क्राफ्टमैन का भी एक गिल्ड होता था, जो एक जैसा क्राफ्ट बनाते थे उनका भी एक गिल्ड होता था, ग्रुप होता था, उसको क्या बोलते थे? श्राइन्स। ठीक है। देयर वर सेपरेट गिल्ड्स फॉर डिफरेंट क्राफ्ट, अलग अलग क्राफ्ट की अलग अलग गिल्ड्स होती थी। दे गेव ट्रेनिंग टू क्राफ्ट पर्सन, वो क्राफ्ट पर्सन को ट्रेनिंग देते थे। बॉट रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एंड गेव इट टू क्राफ्ट पर्सन, ये लोग अलग अलग जगहों से रॉ मटेरियल लेके आ जाते थे और लोगों को दे देते थे, क्राफ्ट पर्सन को दे देते थे। डिस्ट्रीब्यूटेड द फिनिश प्रोडक्ट, एक्टेड एज बैंक, और जो फिनिश प्रोडक्ट, पहले तो रॉ मटेरियल लाके क्राफ्ट पर्सन को दे दिया, क्राफ्ट पर्सन से फिनिश गुड लेके अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कई बार ये बैंक की तरह भी काम करते थे, और जो भी प्रॉफिट होता था उससे बड़ी बड़ी ग्रांट्स टेम्पल बिल्ड करने को, मोनास्ट्रीज को, जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज होती है उसको दे देते थे, टेम्पल बनाने के लिए दे देते थे। टैक्सेस फ्रॉम ट्रेड वाज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द किंग। और राजा के लिए क्यों इंपॉर्टेंट था ट्रेड? ट्रेड गिल्ड्स इसलिए इंपॉर्टेंट थी कि किंग को मिलता था रेवेन्यू। टैक्सेस फ्रॉम ट्रेड वाज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द किंग। जितना ज्यादा ट्रेड होगा उतना ज्यादा टैक्स किसको मिलेगा? किंग को। हाउ डिड पीपल लीव? वी हैव वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल, हमको जनरल पब्लिक की लाइफ का ज़्यादा कुछ पता नहीं है। मेन सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन आर स्टोरीज फ्रॉम बुक, द अकाउंट ऑफ सेलर्स एंड ट्रेवलर्स। हमने जितने भी सेलर्स आए उनके अकाउंट्स को पढ़ा, ट्रेवलर्स को पढ़ा, स्टोरी बुक से पढ़ा, जिन्होंने इंडिया को टाइम टू टाइम और अलग अलग जगह विजिट किया था। ठीक है। हु विजिटेड डिफरेंट प्लेसेस, स्कल्पचर दैट शो सीन्स फ्रॉम डेली लाइफ ऑफ द पीपल, और कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पे हमको आज भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है अबाउट द लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल, पर हाँ कुछ हम जानते हैं। सेकेंड, अर्बनाइजेशन, टाउन्स एंड सिटीज़। जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ गया, क्राफ्ट की में और ग्रोथ हो गई, ट्रेड बढ़ गया, कॉमर्स भी बढ़ गया टाउन्स और सिटीज़ में, ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अर्बन सेंटर्स, दिस पीरियड इज रेफर्ड एज एज द एज ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन। बेटा अर्बनाइजेशन पहले स्टार्ट हो गया, पर अब हमने देख रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बम्पर हो रहा है, ट्रेड में ग्रोथ है, आर्ट एंड क्राफ्ट में ग्रोथ हो रही है, तो बहुत सारे अर्बन सेंटर्स बन रहे हैं। तो जब ये बहुत सारे अर्बन सेंटर्स एक साथ में बनने लगे तो हमने इस पीरियड को बोला एज ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन। ठीक है, एज ऑफ सेकेंड urbanization. The literary text of the period mention many towns such as Kosambi, Vaishali, Ujjaini, Patliputra, Hastinapur, Mathura, Rajgriha, Bodh Gaya, Arikmedu, कावेरी पट्टनम। मेरी बात सुनो बच्चा, बहुत सारी लिटरेरी टेक्स्ट है उस टाइम की जो आपको ये बताती हैं कि ये टाउन थोड़े से ठीक थे, फेमस थे। बहुत सारे टाउन्स का मेंशन है लिटरेरी टेक्स्ट में, वो है कौशाम्बी, वैशाली, उज्जैनी, पाटलिपुत्र, हस्तिनापुर, मथुरा, राजगृह, बोध गया, अरिकमेडु और कावेरीपट्टनम। बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस मिले हैं जो ये रिवील करते हैं, ये बताते हैं, रिवील करना मतलब बताना, दैट देयर वर लार्ज नंबर ऑफ टाउन ड्यूरिंग दिस पीरियड, कि इस पीरियड में बहुत सारे टाउन्स थे। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, क्या फंक्शंस होते हैं टाउन्स की? Functions of towns. Each town was famous for particular activity. हर टाउन एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए फेमस था। Some town were religious centers while others were administrative centers. कुछ टाउन्स इसलिए फेमस हो गए क्योंकि या तो वहाँ कोई टेम्पल था या तो कोई मोनास्ट्री थी, कोई भी रिलीजियस इंपॉर्टेंस थी। कुछ टाउन्स इसलिए फेमस हो गए क्योंकि वो मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स थे। भरूच, सपारा, ताम्रलिप्ति वर ट्रेडिंग सेंटर्स। भरूच, सुपारा, ताम्रलिप्त, ताम्रलिप्ति, क्या लिखा है भाई? ताम्रलिप्ति, ये ट्रेडिंग सेंटर्स थे बेटा। भरूच, सुपारा, ताम्रलिप्ति ट्रेडिंग सेंटर्स थे। कुछ टाउन्स ऐसे भी थे बच्चों जो टेम्पल्स की वजह से फेमस हुए, जैसे सोमनाथ सिर्फ किसके लिए फेमस था बच्चा? वो अपने टेम्पल्स के लिए फेमस है। तो बच्चा मैं फिर से बोलूंगी, अगर किसी को प्रॉब्लम हुई हो तो ट्रेडिंग सेंटर्स में आएगा भरूच, सपारा, ताम्रलिप्ति। Some towns, however, were most important than others because they were famous for many activities. इनमें से कुछ टाउन
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुए। क्यों इंपॉर्टेंट हुए? क्योंकि उनमें एक से ज़्यादा एक्टिविटी हो रही थी। जैसे मथुरा, मथुरा का रिलीजियस इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है और एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंट भी है। ट्रेडिंग भी यहाँ से बहुत सारी होती थी। तो ये जो मथुरा है इसकी इम्पोर्टेंस बहुत सारे फील्ड में थी। ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती थी, इसके लिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। तो बच्चा टाउन का क्या फंक्शन है? कुछ टाउन रिलीजियस टाउन थे इसलिए फेमस थे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन थे इसलिए फेमस थे। अगर हम ट्रेडिंग टाउन्स की बात करें तो वो है भरूच, सुपारा, ताम्रलिप्ति। कुछ टाउन्स में एक से ज़्यादा एक्टिविटी थी इसलिए वो ज़्यादा फेमस थे। इनमें से एक टाउन है मथुरा। एज यू ऑल नो, इट्स अ बर्थ प्लेस, बर्थ प्लेस नहीं, जहाँ पर अपब्रिंगिंग हुई श्री कृष्ण की। ठीक है, और इनके पास ही आपको मिलेगा गोकुल जो बर्थ प्लेस है। नहीं, मथुरा इज द बर्थ प्लेस। मथुरा बर्थ प्लेस है श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण, हमारे हिंदू लॉर्ड श्री कृष्ण का बर्थ प्लेस है मथुरा, और इनकी अपब्रिंगिंग हुई है इसी के पास एक विलेज है गोकुल। ठीक है, तो इनका रिलीजियस इंपॉर्टेंस तो है ही कि वो मथुरा में उनका बोर्न हुआ, फिर वो गोकुल में पूरा उनका यंग एज चाइल्डहुड हुआ, फिर वो अगेन मथुरा में आके उन्होंने अपनी राजगद्दी संभाली। तो मथुरा और गोकुल दोनों का इंपॉर्टेंस है। फिर मथुरा में ट्रेड भी बहुत अच्छा होता था। अब हम लोग पढ़ेंगे मथुरा को। एन इम्पॉर्टेंट टाउन ऑफ द पीरियड वॉज मथुरा। मथुरा बहुत इंपॉर्टेंट था न्यूमरस एक्टिविटीज़ के लिए। पहला तो ये सेकेंड कैपिटल थी कुशांस की। एज द सेकेंड कैपिटल ऑफ कुशांस, कुशांस की सेकेंड कैपिटल मथुरा ही थी। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी था। ट्रेड रूट्स पास होते थे, बहुत सारे ट्रेड रूट इससे पास होते थे। देखो, पहले इंपॉर्टेंस ये कैपिटल सिटी था, दूसरी इंपॉर्टेंस पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था, तीसरी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट बहुत सारे पास होते थे यहाँ से। इट वॉज ऑल्सो अ रिलीजियस सेंटर, ये एक रिलीजियस सेंटर भी था। उसके बाद देखो, ट्रेडिंग सेंटर्स तो था ही, ट्रेड रूट पास होते थे, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था, और बहुत सारे टेम्पल्स भी थे, टेम्पल्स के साथ मोनास्ट्रीज भी थी। टेम्पल्स भी हैं, मोनास्ट्रीज भी हैं, ट्रेडिंग सेंटर भी है। फाइनली इट वॉज अ सेंटर ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट था। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ग्रू फ्रॉम हियर। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है वो यहीं से ग्रो हुआ है बच्चा। द क्राफ्टमैन ऑफ मथुरा प्रोड्यूस फाइन स्कल्पचर। जो मथुरा के क्राफ्ट पर्सन थे वो बहुत ही फाइन स्कल्पचर्स बनाते थे, मूर्तियाँ बनाते थे। आप लोग आपके चैप्टर 12 में मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर को पढ़ोगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एरिक मेडू। एरिक मेडू कहाँ पर है? पुदुचेरी के पास में है। एरिक मेडू नियर पुदुचेरी इज एन इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट, बहुत इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है। इट वॉज एग्जावेटेड इन 1940 बाय ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट सर मॉटमायर व्हीलर। ठीक है, तो बच्चा, जो एरिक मेडू है इसका एक्सकवेशन किसने किया? ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने। कब किया? 1940 में। कौन थे वो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट? सर मॉर्टिमर व्हीलर। सर मॉर्टिमर व्हीलर ने 1940 में एरिक मेडू को एक्सकवेट किया। एरिक मेडू वॉज अ कोस्टल ट्रेडिंग सेंटर। एरिक मेडू कोस्टल ट्रेडिंग सेंटर है, एक मेजर पोर्ट है। इट वॉज इंपॉर्टेंट बीड मेकिंग सेंटर, यहाँ पर मोती बनते थे। बीड मतलब मोती होता है, बीड मेकिंग सेंटर था। It was prosperous settlement and owed its property to a thriving trade with the Roman Empire। और इनका बहुत ही बड़ा ट्रेड था, बड़ा ही ट्रेड शेयर था किसके साथ? रोमन एम्पायर के साथ। और इसकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ी बच्चा, क्योंकि ये ट्रेडिंग सेंटर्स था और इसका मेजर ट्रेड किसके साथ होता था? रोमन एम्पायर के साथ होता था। टेक्सटाइल, बीड्स, सेमी प्रीशियस स्टोन। टेक्सटाइल मतलब क्लॉथ्स में, बीड्स मतलब मोती, सेमी प्रीशियस स्टोन्स मतलब वो जो कुछ स्टोन्स होते हैं ना, जैसे टोपाज, रूबी, उसमें भी ये डील करते थे। ग्लास शेल बैंगल्स, ग्लास शेल बैंगल्स बनते थे यहाँ पर। वर द मेजर एक्सपोर्ट फ्रॉम द पोर्ट। इस पोर्ट से क्या क्या एक्सपोर्ट होता था बच्चा? टेक्सटाइल मतलब कपड़े, बीड्स मतलब मोती, सेमी प्रीशियस स्टोन्स मतलब रूबी, टोपाज जैसे जो स्टोन्स होते होंगे उसमें से कुछ, ग्लास शेल बैंगल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाती थी। एक्सपोर्ट का मतलब होता है सेलिंग टू डिफरेंट सम अदर कंट्री। द इम्पोर्ट इंक्लूडेड वाइन एंड ऑलिव ऑयल। और हम इम्पोर्ट क्या कराते थे? एरिक मेडू के लोगों को दूसरी कंट्री से क्या चाहिए होता था? वाइन और ऑलिव ऑयल। ठीक है, कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि एरिक मेडू वॉज आ रोमन ट्रेडिंग सेटलमेंट इन इंडिया। रोमन ट्रेडिंग का सेटलमेंट सेंटर जो था वो एरिक मेडू ही था, ऐसा बहुत सारे स्कॉलर्स का कहना है, मानना है। ट्रेडर्स फ्रॉम रोम केम एंड स्टेड हियर। बहुत सारे ट्रेडर्स रोम से आके यहाँ पर रहते थे। रोम पोइट्री, जार्स, वासेस एंड गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड हियर इन लार्ज नंबर। जब यहाँ पर, जब आपने एरिक मेडू का जब एक्सकवेशन हुआ 1940 में, तो हमको बहुत सारे जार, बहुत सारे वास, जार, गोल्ड कॉइन मिले। किसके गोल्ड कॉइन मिले? रोमन एम्पायर के बहुत सारे जार, वासेस, गोल्ड कॉइन हमें कहाँ पर मिले?
एरिक मेडो में मिले। Ruins of a brick building have also been found. It may have been a warehouse where goods coming from Rome and other places were stored. हो सकता है वो जो बिल्डिंग का र्यून हमें मिला वो बहुत बड़ा वेयर हाउस हो जहाँ पर गुड्स को रखा जाता हो स्टोर करके, जो कहाँ से आया होगा, अदर कंट्री से आया होगा, ठीक है, रोम से आया होगा। इस टाइप के जार्स हैं जो एरिक मेड्यू से मिले हैं। जार्स ऑन अर्थन फ्रॉम एरिक मेडू, देखो कितने सुंदर हैं। आज भी अगर हम इनको डेकोरेटिव आइटम बना के अपने घर में रखेंगे तो डेकोरेशन में क्या लग जाएंगे, चार चांद। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।